हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, व्यूअर्स एंड वेल विशर्स। मैं आपको आज अभी तक ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट 4 जुलाई को खुला था और अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है कि OROP के संबंध में या रिपिटिशन के संबंध में या भारत सरकार के 90 दिन के एक्सटेंशन मांगाने जाने के संबंध में कोई वहाँ पर कार्रवाई हुई हो या केस कोई सूचीबद्ध हुआ हो या कोई तारीख मिली हो। लेकिन आज मैं काफ़ी सोच समझ के बाद, काफ़ी विश्लेषण के बाद एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ और टॉपिक है पिटिशनर्स, भारत सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट का त्रिकोणीय संबंध। ये एक ऐसा संबंध है जैसे क्रिकेट मैच हो रहा हो, एक टीम बॉलिंग कर रही है, दूसरी बैटिंग कर रही है और अंपायर वहाँ पर खड़ा हुआ है और जो बॉलिंग और बैटिंग टीम कर रही हैं वो आपस में मिली हुई हैं। अंपायर मजबूर है ये जानने के बावजूद कि दोनों मिले हुए हैं, लेकिन उसको डिसीजन वही देना पड़ता है जो पब्लिक को दिखाई देता है। हमारा 7 नवंबर 2015 का नोटिफिकेशन आया, लागू हुआ। उसके अगेंस्ट में जंतर मंतर पर बैठे हुए कुछ भूतपूर्व सैनिक, जो संपूर्ण भूतपूर्व सैनिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये कुछ दलों से संबंधित हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं। केस को सुप्रीम कोर्ट ले गए। 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला और अंत में इसका जब निर्णय होने आया और जब इसको लड़ा गया तो पिटिशनर्स ने साक्ष्य के रूप में, महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में 2 सिपाहियों के PPO दिखाए। एक जो 2014 की OROP लेके बैठा हुआ था और एक जो 2018 या 19 में रिटायर हुआ था, दोनों पे दिखाए थे और दोनों के पेंशन में 4196 रुपये का फर्क था। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रखा गया। पहला तो ये था कि 2018 में जो OROP 2 आएगी उसका फिगर जो पहले से लड़े जा रहे केस में दिखाने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन फिर भी दिखाया गया। और भारत सरकार के वकील ने, शायद वो सॉलिसिटर जनरल साहब थे, उन्होंने उसको इस प्रकार से तोड़ दिया जैसा कि शायद पिटिशनर से पहली मिली ही भगत हो। उन्होंने कहा कि इसमें एक सिपाही नॉन MSCP है और एक MSCP है, दोनों की पेंशन बराबर नहीं हो सकती, और कोर्ट ने यह मान लिया। और ये मानते हुए कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी और डिसीजन भी उसी बेस पे हुआ था। कोर्ट ने कहा था, देयर इज नॉट लीगल मैंडेट दैट पेंशनर्स हु हेल्ड द सेम रैंक्स मस्ट बी गिवन द सेम अमाउंट ऑफ पेंशनर्स। अगेन, देयर इज नॉट लीगल मैंडेट दैट पेंशनर्स हु हेल्ड द सेम रैंक must be given the same amount of pension, and that the varying benefits that may be applicable to certain personnel which would impact the pension payable need not be equalized within the rest of the same personnel। सीधा सीधा उन्होंने ये कहा, इसमें एक टर्म आती है वेरिंग बेनिफिट्स, यानी उनका कहने का मतलब ये था जो MSCP 2006 में लागू हुई है और 2006 से पहले के जो नॉन MSCP हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2006 से पहले के आए हुए सिपाहियों के लिए या दूसरों के लिए MSCP दी जाए। और उन्होंने अपना वर्डिक्ट दे दिया और जनरली इस ऑब्जर्वेशन ने, इस वर्डिक्ट ने जो OROP की आत्मा थी उसको ही खत्म कर दिया। अब यहाँ पर पिटिशनर्स केस हार गए। हारने के बाद वो जंतर मंतर पर रुके रहे, वहाँ से नहीं गए और नहीं जाने के लिए
उन्हें कोई बहाना चाहिए था। लगभग 28 दिन तो ऐसे ही रहे और 29 या 28वें दिन उन्होंने रिव्यू पिटीशन को डाल दिया और उनको बहाना मिल गया कि वो जंतर मंतर पर बैठे रह सकते हैं। शायद यही कारण है कि रिव्यू पिटीशन डाली गई थी और अनुरोध के बाद वापस नहीं ली गई थी। अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई। मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने डीएसडब्ल्यू को एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा उन्होंने कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सिपाही को जो एरियर मिलेंगे वो 11,000 या 15,000 के आसपास होंगे, लेकिन ये गलत खबरें हैं। और उन्होंने उन दोनों पीपीओ के डिफरेंस से एरियर निकाल करके डीएसडब्ल्यू को भेजा और उनसे बोला कि एरियर इस प्रकार बनेंगे, न कि 11 और 15,000। डीएसडब्ल्यू को लेटर गया होगा, उन्होंने भी अपने पास रख लिया होगा। और जबकि अभी 2018 की फिगर आई ही नहीं है, तो उनसे किस प्रकार 2014 की फिगर के साथ में तालमेल बिठा करके 1,51,000 कुछ ऐसा एरियर निकाल दिया। अब ये सब कुछ करने के पीछे मेरा विश्लेषण यह है, और यह सही है, बिल्कुल ये गलत नहीं है, जिस पीपीओ के आधार पर ये कोर्ट में केस हार गए हों, उसी पीपीओ के आधार पर उन्हें डीएसडब्ल्यू को लिखना इनकी नीयत को इंगित करता है। इस प्रकार का लेटर लिखना इनको कई इनके जो फायदे हैं वो ये हैं, वो इस प्रकार हैं, उनको मैं बताता हूं। पहला तो ये था कि सिपाही रैंक का पॉइंट इस प्रकार उठाया जाता है तो सिपाही रैंक सारे के सारे मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब के प्रति हमदर्दी रखेंगे, सहानुभूति रखेंगे, उनको समर्थन देंगे और वो बहुत खुश होंगे। और यही वो चाहते थे और यही वो हुआ, चाहे उनको मिले या नहीं मिले। कि मिलेगा तो तब जब 2018 की फिगर के आधार पर वो आरओपी2 आएगी। सेकंड, उनका उद्देश्य यह था मेजर जनरल सतवीर सिंह का कि जैसे ही मेरा ये लेटर जाएगा, इस लेटर को पढ़ते ही सैनिक और असैनिक यूट्यूबर इस लेटर पर कमेंट करेंगे। और वही हुआ। लेटर जैसे ही आया, हमारे सैनिक और असैनिक यूट्यूबर एकदम इस पर कूद पड़े, संगीत गाने लगे और वही कहने लगे जो मेजर जनरल सतवीर सिंह चाहते थे, जो भारत सरकार चाहती थी। यानी इसका मतलब ये दोनों मिले हुए हैं और वो चाहते हैं कि हम इनको अपना वोट दें, अपना समर्थन दें, अपना सहयोग दें। ये हम ही मान लें कि आप सही कह रहे हो। और इस प्रकार के समर्थन यदि असैनिक यूट्यूबर देते हैं तो बात समझ में आती है। उनको पता नहीं है कि आर्मी का कंपोजिशन किस प्रकार का है, लेकिन एक हवलदार रैंक का आदमी उस जाल में गिर जाए जिसमें वो डालना चाहते हैं तो बड़ा ही दयनीय स्थिति हो जाती है। उसमें यह था, एक यूट्यूबर आया, उसने कहा कि सतवीर सिंह साहब ने जो 1,51,000 का एरियर निकाला है वो गलत है, क्योंकि एक इसमें सिपाही नॉन एमएससीपी है और एक एमएससीपी है। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि जो एमएससीपी2 है, दूसरे वाले जो पीपीयू है, वो हवलदार की पेंशन ले रहा है। तो हवलदार की पेंशन और सिपाही के बराबर नहीं हो सकती। यानी यही मेजर जनरल सतवीर सिंह चाहते थे। और लगभग यही बात जो हमारा सैनिक यूट्यूबर था उसने कही कि गलत निकाल रहे हैं ये। आप कैसे में एक सिपाही को एमएससीपी2 का पेंशन दे दोगे? वो तो हवलदार की पेंशन ले रहा है, हवलदार है वो। मेरी समझ में बात नहीं आई कि भाई तुम्हें किसने दे दिया है अधिकार ये डिसाइड करने का कि एमएससीपी2 जो सिपाही है, जो हवलदार की पेंशन ले रहा है, कि वो हवलदार है। हवलदार रैंक से होता है, एमएससीपी2 से नहीं। यानी किसी सिपाही को एमएससीपी2 मिल रहा हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी रैंक हवलदार है।
वो MACP2 है, लेकिन उसकी रैंक केवल सिपाही है। हवलदार प्रमोशन से होता है। आर्मी में सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, इस प्रकार की प्रमोशंस होते हैं और ये रैंक्स हैं। और 1 रैंक 1 पेंशन इस प्रकार लागू होती है, न कि MACP2, MACP3। यदि कोई AEC का हवलदार, चाहे ग्रुप वाई हो या X हो, 16-17 साल के बाद MACP2 लेता है और वो सूबेदार की पेंशन तक पहुंच जाता है, तो वो सूबेदार नहीं हो जाता है, वो नायब सूबेदार नहीं हो जाता है ACP1 लेकर के, वो हवलदार ही रहेगा। दोनों ही ग्रुप, ऐसे ही सिपाही सिपाही ही रहेगा। तो जब ये फिगर्स आएंगी ORP2 की, तो इसमें आप MACP और नॉन MACP को अलग नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत सोची समझी चाल के तहत इसको डिफरेंशिएट किया गया, इसको अलग किया गया, नुकसान दिलाने के लिए मिलकर के अलग किया गया। यानी पिटिशनर्स भारत सरकार से मिले हुए थे, जानबूझकर ये 2 PPO कोर्ट को दिखाए गए थे। इनमें ये सहमति थी कि हम 2 PPO दिखाएंगे। इन 2 PPO का आपका तोड़ ये होगा कि आप ये कहना एक MACP है, एक नॉन MACP है, और जब इस प्रकार कोर्ट में रखा जाएगा तो कोर्ट के पास कोई भी विकल्प नहीं होगा सिवाय इसके कि इन दोनों को अलग करने के। और इस प्रकार बहुत बड़ा फायदा होगा भारत सरकार को पैसा बचाने का। ये इस प्रकार होता है जैसे एक क्रिकेट मैच चल रहा है और जो बैटिंग टीम है जो बॉलिंग टीम से मिल गई है, और बॉलिंग टीम से कहा है कि तुम कमजोर बॉलिंग करना, मैं छक्का मारूंगा, जो छक्का में मारूंगा वो पब्लिक को दिखाई देगा, और वहां जो खड़ा हुआ अंपायर है यानी सुप्रीम कोर्ट है, ये वो सब कुछ जानते हुए कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ वो ये देखेगा कि पब्लिक ने छक्का देखा है और बैटिंग वाली टीम जीत चुकी है। लगभग ये वही हुआ था। और दोबारा उसी MACP से DSW में जाना, उसका मतलब यही होता है। हम आप फिर कहना चाहते हैं कि MACP यदि 2 कोई है तो वो सिपाही को मिला हुआ है, तो वह सिपाही रैंक है, क्योंकि ये 1 रैंक 1 पेंशन है। या MACP और नॉन MACP का कोई मतलब नहीं है। सिपाही सिपाही होता है, चाहे MACP2 मिले उसको, चाहे MACP3 मिले उसको। हाँ, हो सकता है पेंशन उसकी हवलदार की हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। लोअर रैंक में पेंशन उसकी हायर रैंक की हो सकती है, लेकिन रैंक उसकी वही रहेगी। पुनः RP रिव्यू पिटीशन को कोर्ट में ले जाना, भारत सरकार का पीछे पीछे पहुंच जाना, ये सब कुछ हमें यही दिखाता है कि ये एक मिली भगत है। और केवल हमसे ये कहलवाया जा रहा है कि हम ही ये खुद मान लें यूट्यूब के माध्यम से वैसे कि MACP और नॉन MACP दोनों अलग अलग हैं, और MACP2 एक को एक हवलदार के बराबर पेंशन मिल रही है, इसलिए एक सिपाही को जो नॉन MACP है उसको MACP2 की पेंशन नहीं मिल सकती है। ये बिल्कुल ही गलत उदाहरण है। अब ये कहेंगे ये क्यों नहीं मिल सकती है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा। ये इस प्रकार मिल सकती है कि यदि 2012 में सर्क्यूलर नंबर 542 में ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का सहारा लेकर के उनकी मिनिमम फिटमेंट टेबल को रेगुलर लेफ्टिनेंट कैप्टन के लिए फायदे के लिए दिया जा सकता है, तो MACP2 का जो सिपाही की पेंशन है वो नॉन MACP को भी दी जा सकती है। यदि ऑनरेरी नायब सूबेदार जो रेगुलर नायब सूबेदार के बराबर नहीं माना गया है, लेकिन कोर्ट ने पेंशन के लिए उनको बराबर का हक माना है, जिस प्रकार ऑनरेरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जा सकती है, उसी प्रकार एक नॉन MACP सिपाही को MACP2 की पेंशन दी जा सकती है। यह इसी प्रकार दी जा सकती है जैसे 7 CPC में 2.57 की जगह कुछ ऑफिसर्स को 2.67 और 2.81 से भुगतान किया गया था। इसी प्रकार एक नॉन MACP सिपाही को MACP2 की पेंशन या ORP2 दी जा सकती है। उसी प्रकार जब हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे तो 2015 में मेजर जनरल का कोर्ट केस चला हुआ था,
OROP के लिए उसी समय आया था, और सभी मेजर जनरल्स को बराबर कर दिया गया था। ये भी उसी प्रकार दी जा सकती है, जब मेजर जनरल बराबर हैं तो एक सिपाही भी बराबर है, चाहे वह नॉन MACP है या MACP2 है। तो मैं यहीं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा, और मैं चाहूँगा कि ये जो कुछ हो रहा है ये मिली भगत से खेल हो रहा है, और एक दूसरे के सहयोगी बने हुए हैं, चाहे पिटिशनर्स हों चाहे सरकार हों, और इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के पास, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा है सिवाय इसके कि इनकी बातें मानी जाएं और किसी न किसी प्रकार से हमें नुकसान किया जाए और इनको पैसे की बचत हो। थैंक यू, धन्यवाद।